वहां पर नाइट्रोजन भी जरूरी है वो बनाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कॉपर आ जाएगा। तो जो जरूरी है वही तत्व होगा, ये नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है, नॉन रिप्लेसेबल है ना, एक तत्व को दूसरा तत्व रिप्लेस नहीं कर सकता। अब ये बात तो बहुत जरूरी है कि हम ये समझ लें कि ये तत्व जो होते हैं किस खास प्रक्रिया के लिए पादप में होना बहुत जरूरी है, मोटी मोटी प्रक्रिया है जिसका लिए होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कि इन तत्वों की जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये किस प्रकार के होते हैं, तो एक बार हम और ध्यान दे लेते हैं कि जो ये तत्व है, ये तत्व हम लोगों ने, अगर हम स्पेशली बात करें तो इनको दो कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम से रिलेटेड एक न्यू बैच। और इस बैच का जो टारगेट है वो टारगेट है ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो हमारे नीट के और क्लास 11th और 12th के जो बायोलॉजी पोर्शन है उसके कंसेप्ट जो होंगे बिल्ड करेंगे, यानी आधारभूत अध्ययन जो हमारे 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ जो नीट का सिलेबस है उस नीट के सिलेबस को तैयार करेंगे। तो ये कोर्स सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो फाउंडेशन के बैचेस हैं उनके लिए भी, और जो नीट है बस स्टूडेंट उनके लिए भी। आज जो पहली क्लास हम लोग ले रहे हैं वो क्लास आपकी रिलेटेड है खनिज पोषण वाले चैप्टर जो है उसमें स्पेशली अनिवार्य खनिज तत्व जो है हम उनकी बात करेंगे। और अनिवार्य खनिज तत्व की हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो जानकारी देनी है और जो चीजों को समझना है उस पर आते हैं। तो इस नए कोर्स में आपका वेलकम है, और इस कोर्स में हम लोगों को कुछ स्पेशल बातों को ध्यान रख लेना है, और वो बातें क्या क्या हैं सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं कि हमको किन किन चीजों को इस पर्टिकुलरली कोर्स में हमें ध्यान रखना है। पहली बात, हम यहाँ पर कंसेप्चुअल स्टडी की बात करेंगे। तो कंसेप्चुअल स्टडी जो होगी, आधारभूत अध्ययन जो होगा, उसमें हम पूरा सिलेबस नहीं कवर करेंगे। हम सिलेबस के उन पॉइंट्स को लेंगे जो पॉइंट्स हमारे पूरी स्टडी में जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो क्लास में बतलाया था, इससे पहले जो हमारी प्रमोशन क्लासेस थी उसमें मेरे को बतलाया था कि ये जो कोर्स होगा ये कोर्स ओनली आप लोगों के लिए उन टॉपिक्स को कवर करेगा जहां बायोलॉजी के टॉपिक्स याद हो जाए, जो मेमोराइज करने होते हैं, हमको बार बार याद करने होते हैं। अब बार बार याद करने से वो एग्जाम में हम भूल जाते हैं। तो उन पूरे सिलेबस 11वीं 12वीं का सिलेबस और नीट का सिलेबस में जो जो टॉपिक्स आप लोगों को याद रखने होते हैं उन टॉपिक्स को लेकर हम लोग ये क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं बारी बारी डे बाय डे क्या करूंगा कि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड हिंदी मीडियम में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यही कोर्स अलग से है, तो वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अलग से जो प्ले लिस्ट है वहां जाकर देखें यूट्यूब पर, उनको मिल जाएंगे। दूसरी बात, ये कोर्स अवेलेबल दो जगह होगा, एक यूट्यूब पर होगा और एक स्पेशलाइज वर्जन कहाँ होगा, इसका प्ले स्टोर पर होगा, जो बहुत जल्दी आपको ऐप लॉन्च करने वाले वहां मिल जाएगा। तो अब मुद्दे की बात पर हम ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें खनिज पोषण की, तो खनिज पोषण में हम जानते हैं कि जो एक प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर एक खास बात देखने को मिलती है, और वो खास बात देखने को क्या मिलती है, सपोज कीजिए कि ये कोई प्लांट है, ये उसकी लीफ वाला पार्ट है, ये उसका पण है, ये उसका तना है, और ये उसका अंडरग्राउंड पार्ट है जो जड़ है। और जड़ से हम जानते हैं क्या निकलते हैं, मूल रोम निकलते हैं। क्या निकलते हैं, मूल रोम निकलते हैं। अब हम जानते हैं कि जब जल अवशोषण की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, मूल रोम उस जल को अवशोषित करके कहां से कहां पहुंचा देते हैं, मूल रोम जल को अवशोषित करते हैं मिट्टी से, और अवशोषित करके जाइलम के द्वारा तने के जाइलम, जड़ के जाइलम, तने के जाइलम, और उसके बाद इस तरह से पत्ती के जाइलम तक उस जल को पहुंचा देते हैं। तो जब जल का अवशोषण होता है तो दो प्रक्रिया होती हैं। यहां पर जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं जल अवशोषण, और उसके बाद जब जल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम रसारोहण। अब इन दोनों प्रक्रियाओं में
हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि इन दोनों प्रक्रियाओं में एक खास बात हो जाती है कि जो जल मिट्टी में था वो प्लांट के अंदर चला जाता है, मृदा का जल पादप को मिल जाता है। यानी पादप क्या करते हैं, जब जल अवशोषण और रसारोहण की प्रक्रिया को करते हैं, तो जल अवशोषण और रसारोहण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से क्या होता है, पादप में जब जल जाता है तो जल के साथ खनिज जो तत्व हैं वो भी चले जाते हैं। यानी पादप क्या करता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर लेता है। और जब जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है तो जो खनिज तत्व होते हैं वो जाने अनजाने में लगभग लगभग अगर हम बात करें तो लगभग लगभग वो खनिज तत्व होते हैं जो पादप ले लेता है, उन तत्वों की संख्या होती है 60। यानी पादप जाने अनजाने में 60 तत्वों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ऐसा तो होता नहीं है कि वो सोच रहा हो कि भैया मैं तो इन तत्वों को लूं, इन तत्वों को नहीं लूं, ऐसी कोई क्षमता पादप में नहीं पाई जाती है। तो हम लोगों को अब क्या ध्यान रखना है, हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि पादप ने जिन तत्वों को अवशोषित किया, उन तत्वों में जो अवशोषित तत्व हैं पादप के द्वारा, उन अवशोषित तत्वों में पादप ने क्या किया, आवश्यक तत्व भी इसमें शामिल हैं, जिनको हम अनिवार्य तत्व भी कह सकते हैं। और इसी के साथ पादप ने क्या किया, इस जल अवशोषण के दौरान कुछ अनावश्यक तत्वों को भी अवशोषित कर लिया। ठीक है, जो अनिवार्य है। तो दोनों ही तरह के तत्वों को पादप अवशोषित कर लेता है। एक एवरेज अमाउंट में इनको देखा जाए, ये 17 तत्व तो निश्चित है, और बाकी बचे हुए जितने भी तत्व हैं वो तत्व क्या होते हैं, इन अनावश्यक तत्वों में आते हैं। ये कोई नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक एवरेज अमाउंट बताते हैं कि 43 के आसपास वो होते हैं। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट ये है कि हम ये बात को समझें कि जो ये अनिवार्य तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं, ये तत्व जो होते हैं इनकी क्या स्पेशलिटी होती है, ये पादप के लिए क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्या इनका महत्व होता है, उसको हम समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो अनिवार्य पोषक खनिज तत्व होते हैं, इन अनिवार्य पोषक तत्वों का पादप में क्या महत्व होता है। तो इन अगर अनिवार्य पोषक तत्वों की हम बात करें तो पादप में इनका बड़ा खास महत्व होता है। जैसे सबसे खास प्रक्रिया ग्रोथ यानी वृद्धि पादप की इन अनिवार्य खनिज तत्वों की सहायता से होती है। और ये बहुत जरूरी है कि जब हम बात करते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एथिलीन, है ना, इन पादप हार्मोन की जो पादप वृद्धि हार्मोन है, तो उनके साथ ये तत्व कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। कोई बच्चा मुझसे ये भी पूछ सकता है कि सर आज के वर्तमान जो पाठ्यक्रम या सिलेबस है उसमें तो खनिज पोषक तत्व नाम का चैप्टर भी नहीं है, ना खनिज पोषण तत्व है, तो फिर आप इसको पढ़ा क्यों रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हो सकता है आगे ये ऐड हो जाए, लेकिन अभी भी ये तत्व क्या होता है, इसका अगर हम एंजाइम पढ़ रहे हैं तो वहां भी ये काम आता है, शोषण पढ़ रहे हैं तो वहां भी ये काम आता है, अगर हम स्टडी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं किसको, प्रकाश संश्लेषण को, वहां ये काम आता है। तो ये कई जगह पर हम लोगों के काम आएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको हम पढ़ लिया जाए और इससे हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो वृद्धि का जो प्रक्रिया है वो भी किससे होती है, इन अनिवार्य पोषक तत्वों के द्वारा होती है। वृद्धि के साथ जनन, तो ये जनन की जो प्रक्रिया है वो भी किसके द्वारा होती है। इन जनन की प्रक्रिया में भी इन अनिवार्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जनन और वृद्धि दो खास प्रक्रिया है किसी जीव की, किसी लिविंग की। तो अगर ये दोनों नहीं होंगी तो उसका अस्तित्व भी नहीं होगा, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो इसलिए वृद्धि और जनन दोनों की दोनों प्रक्रियाओं में इन अनिवार्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर ये नहीं होंगे तो कोई जीवन ही नहीं होगा पादप का, इसलिए बड़ा खास रोल है इनका जो हम लोगों को ध्यान रखना है। तीसरी बात, हम जानते हैं कि एक खास जीव का लक्षण और है उपापचय। उपापचय जो है ये भी बहुत जरूरी है, किसके लिए, अनिवार्य पोषक तत्वों के बिना उपापचय का प्रोसेस नहीं होगा, यानी कोई अल्टरनेट ही नहीं है
कि उपापचय के लिए इन तत्वों को कोई दूसरा तत्व या कोई दूसरे तत्व से काम चल जाए। सब उपापचय के लिए इन तत्वों की अनिवार्यता जरूरी है, ये होना जरूरी है, तो वरना होगा ही नहीं। तो ये एक बहुत खास बात है। एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमको डिस्कस कर लेना चाहिए, और वो बात ये है कि अगर मान लीजिए आप ये सोचते हो कि अगर ये तत्व रिप्लेस हो जाते हो, है ना, इंटरचेंजेबल हो, यानी एक तत्व को दूसरा तत्व रिप्लेस कर दे, है ना, पुनः स्थापित कर दे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये नॉन रिप्लेसेबल है, यानी इनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये नॉन एक्सचेंजेबल है, यानी हम इनको एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। यानी जो काम आयरन का है वो आयरन ही करेगा, जो काम मैग्नीशियम का है वो मैग्नीशियम ही करेगा, है ना। अब पोषक परहरित को बनाना है तो मैग्नीशियम ही बनाएगा, आयरन ही बनाएगा। वहां पर नाइट्रोजन भी जरूरी है, वो बनाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कॉपर आ जाएगा। तो जो जरूरी है वही तत्व होगा। ये नॉन एक्सचेंजेबल है, नॉन रिप्लेसेबल है ना। एक तत्व को दूसरा तत्व रिप्लेस नहीं कर सकता। अब ये बात तो बहुत जरूरी है कि हम ये समझ गए कि ये तत्व जो होते हैं किस खास प्रक्रिया के लिए पादप में होना बहुत जरूरी है। ये मोटी मोटी प्रक्रिया है जिसका लिए होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कि इन तत्वों की जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये किस प्रकार के होते हैं, तो एक बार हम और ध्यान दे लेते हैं कि ये तत्व है, ये तत्व हम लोगों ने, अगर हम स्पेशली बात करें तो इनको दो कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया है। एक तो ये कहलाते हैं गुरु पोषक तत्व, जिनकी संख्या 9 होती है, और एक होते हैं ये लघु पोषक तत्व या सूक्ष्म मात्रिक तत्व। लघु पोषक तत्व या सूक्ष्म मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक तत्व। अब गुरु पोषक की संख्या 9 है, तो लघु पोषक की संख्या 8 होगी, क्योंकि 9 और 8 मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे, ये 17 हो जाएंगे। तो हम लोगों को ध्यान देना है गुरु पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। अब इसका मतलब क्या हो गया कि गुरु पोषक तत्व और लघु पोषक तत्वों का, तो गुरु पोषक तत्व का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि जो गुरु पोषक तत्व है उनकी मात्रा गुरु होती है, यानी ज्यादा अमाउंट में पौधों को चाहिए। पौधों के लिए हमेशा गुरु पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में होते हैं। अब एक डाटा को हम यूज कर लेंगे, कितनी ज्यादा मात्रा, तो अगर हम देखें तो ज्यादा मात्रा में होना चाहिए 10 मिली मोल किलोग्राम इनवर्स। इतनी मात्रा, इससे ज्यादा ही मात्रा होना चाहिए। अगर इससे कम मात्रा होगी पौधों में तो वो लघु पोषक तत्वों में आ जाएंगे। इसलिए हमेशा गुरु पोषक तत्व वही होते हैं जो पादप में 10 मिलीमोल किलोग्राम इनवर्स से सदैव ज्यादा ही होते हैं। अगर इधर चल जाए हम लघु पोषक तत्व या सूक्ष्म मात्रिक तत्व, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सूक्ष्म मात्रिक तत्व कम होते हैं, कम मात्रा में पौधों में पाए जाते हैं। और ये मात्रा कितनी होती है, 10 मिलीमोल किलोग्राम इनवर्स से कम ही इनकी मात्रा होती है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि लघु पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे की प्रक्रियाओं के लिए, पौधे की जनन के लिए, पौधे की समस्त क्रियाओं के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं और कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। एक सिंपल सा हम लोगों को ध्यान रखना है, एक डाटा 10 मिलीमोल किलोग्राम इनवर्स से कम मात्रा में। अगर सूक्ष्म गुरु पोषक तत्व की बात कर रहे हैं तो गुरु पोषक तत्व क्या होते हैं, 10 मिलीमोल किलोग्राम इनवर्स से ज्यादा मात्रा में पौधे में होते हैं और ज्यादा मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से दो कैटेगरी हम लोगों ने समझ ली कि भाई किस तत्व की क्या स्थिति होती है और कितनी मात्रा में वो चाहिए। अब हम लोगों के लिए एक बड़ा खास काम हो जाता है कि भाई हमने दो कैटेगरी इन तत्वों की बतला दी कि जो गुरु पोषक तत्व हैं, एक तो ये तत्व होते हैं जिनकी संख्या 9 होती है, और एक लघु पोषक तत्व होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब हमारा मेन टारगेट ये रहे कि हम इन तत्वों को याद भी कर लें कि ये तत्व कौन कौन से होते हैं, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो 9 तत्व जो होते हैं वो 9 तत्व पर्टिकुलरली होते हैं। उसको याद कैसे करेंगे, हम एक फंडे से याद करेंगे। हम एक फंडा लिखेंगे, कौन PKS मुझसा,
कौन पीकेएस मुस्सा, यानी जो प्राउड के शब्द होते हैं हम कहते हैं कि बार कोई मेरे जैसा नहीं है, उसी से याद ध्यान रख लेना। या कहने वाला कौन है? पीकेएस। कौन पीकेएस मुस्सा, यानी मेरे जैसा कोई नहीं है। ठीक है, तो कौन के लिए हम जो तरीका अपनाएंगे कि जिस तरीके से हम कौन को याद करेंगे, उस कौन के लिए हम पर्टिकुलरली इस कौन में लिखेंगे 4 तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 तत्व लिखेंगे। क्लियर? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पीकेएस के लिए हम बिल्कुल पीकेएस उतार लेंगे, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर उतार लेंगे। और मुझ के लिए हम आएंगे एमजी यानी मैग्नीशियम। और सा के लिए हमारा दिल करेगा कि हम ऐसे उतार लें, लेकिन हम जानते हैं आरोह सारणी में पूरी याद है, ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है, तो सा की जगह हम यहां लिखेंगे का। फंडे के लिए सा जरूरी था, तो इसको नहीं लिखना है, हमको लिखना है यहां पर का। और का से मतलब कैल्शियम से, ना कि पोटेशियम से। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इस तरह से इनके अगर नंबर को हम काउंट कर लें तो देखिए हमारे पास क्या इस पोजीशन आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरह से 9 गुरु पोषक तत्व हमारे सामने हैं और ये कौन पीकेएस मुस्सा से हम इनको याद रखना है और इससे हमारा काम पूरा हो जाएगा। अब एक खास बात हो कि जितने भी गुरु पोषक तत्व आपकी लिस्ट में आप देख रहे हैं कि यहां बनाए गए हैं, ये गुरु पोषक तत्व में से अगर हम पर्टिकुलरली बात कर लें किनकी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो इनका स्रोत क्या है? ये पौधे को कहां से मिलते हैं? ये पौधे को मिलते हैं एक तो कार्बन डाइऑक्साइड से और एक जल से। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड और जल से इनको पौधे को मिल जाते हैं। लेकिन बचे हुए जो ये तत्व हैं 6, कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इन तत्वों का स्रोत क्या होता है? ये तत्व सीधा सीधा खनिज पोषण वाला जो फंडा है हमारा, कि जब जल अवशोषण होता है तो खनिज पोषण भी हो जाता है, तो वहां से ही तत्व मिलते हैं। तो इन तत्वों का स्रोत क्या है? इन तत्वों का स्रोत है मृदा, सॉइल। वहां से ये तत्व पौधे को मिलते हैं। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरह से पौधे को ये तत्व मिल जाते हैं। अब आती है हमारी बात लघु पोषक तत्वों की। और लघु पोषक तत्व की हम बात करें तो जो लघु पोषक तत्व होते हैं, हमने बतलाया कि जो लघु पोषक तत्व हैं, इन लघु पोषक तत्व की जो संख्या है वो संख्या है 8। ठीक है, और जो इनकी 8 संख्या है, इस 8 को भी हमको याद करना होगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो इसमें आते हैं आयरन, निकल, ठीक है, ये 2 तो आते ही हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना है, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, और एक और तत्व आता है Cl। तो इस तरह से हमारे सामने एक लिस्ट आ जाती है, आयरन, निकिल, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और क्लोराइन, क्लोरीन या क्लोराइड होता है। तो जो हमारे सामने आ गए उनकी नंबर्स को अगर हम काउंट करें तो कुल कितने नंबर हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वहां हमारे जो एलिमेंट्स थे वो 9 थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तो हम लोगों के आ गए। यहां पर एक एलिमेंट और देखते हैं हम, मोलिब्डेनम। तो एक एलिमेंट और है यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है, तो वो एलिमेंट कौन सा है? मोलिब्डेनम है। ये 7 मोलिब्डेनम। अब यहां हम लोगों को ये ध्यान देना है, टोटल 8 नंबर हो गया। अब इनको याद कैसे रखना है? जैसे अभी देखिए मोलिब्डेनम मुझसे मिस हो गया, अगर मैं इसको फंडे से याद करूंगा तो कोई मिस होना ही नहीं है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है, अब अगर हम फंडे से याद करेंगे तो कोई मिस होगा ही नहीं। तो फंडा क्या है इसका? फनी बेमन क्यों जन्मों का, यानी कोई बंदा बंदा हमसे बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल अलग रह रहा है, तो हम उससे बोल रहे हैं फनी बेमन क्यों जन्मों का। ठीक है, उस बंदे का नाम क्या है? फनी है, और हमसे बोल रहे हैं यार तुमसे बहुत दिन से बात नहीं कर रहा। तो क्या बात इसी प्रॉब्लम आ गई, फनी बेमन क्यों जन्मों का। अब इस फंडे को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, फनी बेमन जन्मों का से हमें याद होता है नहीं होता? चलिए, फनी
फनी में जो फ है उससे Fe है और नी जो है उससे निकल है, ठीक है। बे से है बी यानी बोरोन और मन से है Mn, फनी बेमन। अब क्यों से है हम लोगों की Cu कॉपर। जन्मों में हम जन से याद करेंगे Zn और मैं से याद करेंगे मोलिब्डेनम, ठीक है। जन्मों। अब का से वापस हम लोगों का वही काम होगा कि हम का देखते ही Ca लिख देंगे, लेकिन हम Ca को पहले भी यूज कर चुके हैं, कहां पर, गुरु पोषक में। तो अगेन अगेन दो बार एक जैसा एलिमेंट दो कैटेगरी में नहीं आएगा, तो यहां हमको ध्यान रखना है का से Cl लिखना है, बस फंडे में यही एक थोड़ी सी खास बात है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, फनी बेमन क्यों जन्मों का, फनी बेमन क्यों जन्मों का, और उससे आप लोगों को आयरन, निकल, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन याद हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों के लिए बड़ा प्रचलित ही है, ये ध्यान रखिएगा। जो मोलिब्डेनम है वो हम नहीं भूलना है, हम लोगों को बड़ा पॉपुलर है, आवर्त सारणी में हमने याद ही कर रखा है, ठीक है। कहां आता है ये, पी ब्लॉक में आता है या डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कंफर्म ना। चलिए अगर हम बात करते हैं अगली कैटेगरी की, भाई हमको ये याद हो गया कि भाई इन एलिमेंट्स की क्या कंडीशन है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, इनकी संख्या जो 8 है उनमें कौन कौन आते हैं, आयरन, निकिल, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। अब मैंने आपके सामने खुद एक एलिमेंट को मिस करके बतलाया है ना, कि कौन सा एलिमेंट मिस हो गया है। ये जनरली बच्चों के साथ होता है, अगर आप कंसेप्चुअल याद करते हैं तो कोई, ये तो मेरी एक्टिंग थी कि मैंने आप जान कर एक एलिमेंट को मिस किया, लेकिन अगर आप जनरली एग्जाम के टाइम पर है तो कितना प्रेशर होता है उस टाइम पर, तो हो सकता है कि आप वहां भूल जाएं। तो इसलिए कंसेप्चुअल चलेंगे तो भूलने की कोई चांस ही नहीं है। आप कंसेप्चुअल याद रखिए, फंडे से याद कर लीजिए, फनी विमन क्यों जन्मों का, बस जन्मों का भी ध्यान रखिएगा, जन्मों, जन्मों में Zn और मोलिब्डेनम दोनों आ जाए, तो इस तरह से हमारे ये एलिमेंट हो जाएंगे। आप नाम तो जानते ही, आयरन, निकल, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। एक बात और बहुत जरूरी है कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो हमने लिखे हैं, इन सबका स्रोत क्या है, सोइल है। इन सबका स्रोत क्या है, सोइल है। जो हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये सब का जो पर्टिकुलरली स्रोत होता है वो सोइल होता है। एक इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं हम, और वो बात क्या है कि जितने भी गुरु पोषक तत्व हैं, अगर गुरु पोषक तत्व के साथ अगर आप बात कर रहे हैं, अगर इन गुरु पोषक तत्व का जो कंसंट्रेशन है अगर वो इंक्रीज हो रही है, सपोज कीजिए कि गुरु पोषक तत्व हैं जिनकी कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो क्या ये टॉक्सिक हो जाते हैं या इनमें टॉक्सिसिटी आ जाती है, आती है लेकिन बहुत कम आती है। क्या आती है, बहुत कम आती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि लघु पोषक तत्व जो कम मात्रा में पौधों के लिए चाहिए, है ना, इसलिए इनका नाम क्या है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व। तो अगर ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व की जो कंसंट्रेशन है यानी सांद्रता है, कंसंट्रेशन मींस जो सांद्रता है, अगर वो सांद्रता लगातार बढ़ती जा रही है, तो लगातार कंसंट्रेशन या सांद्रता बढ़ने से क्या होता है, इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है, यानी इनका जो विषैला स्वभाव होता है, वो टॉक्सिसिटी या विषैला स्वभाव क्या होगा, पौधों के अंदर बढ़ता जाएगा, ठीक है, लगातार बढ़ता जाएगा। यानी अगर हम ग्राफ को देख लें तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा, किसके बीच में, विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी और सांद्रता में। यानी जैसे जैसे लघु पोषक तत्व की सांद्रता पौधों के अंदर बढ़ेगी, वैसे वैसे उनकी विषाक्तता बढ़ती जाएगी। तो ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये बात को बतलाता है कि यार लघु पोषक तत्व जो होते हैं वो कम अमाउंट में ही जरूरी है, ज्यादा अमाउंट में बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या करेंगे, ये विषाक्तता कर देंगे। तो अगर हम समराइज वे में देखें तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 17 तत्व जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं खनिज पोषक तत्व। इन 17 खनिज पोषक तत्व पौधे कहाँ से लेते हैं, इनका लेने का जो तरीका होता है वो लवण अवशोषण होता है, लेकिन उसमें स्पेशल बात बतलाई मैंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में। अब इन 17 तत्वों में से 9 तत्व होते हैं गुरुमात्रिक, और जो होते हैं बचे हुए 8 वो होते हैं सूक्ष्म मात्रिक। गुरुमात्रिक तत्वों को याद करने का तरीका क्या है हमारा, कौन, पीकेज, मुस्सा। इससे हम लोगों को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम हमें याद हो जाएगा, ठीक है। अब अगली बात हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जो लघु मात्रिक तत्व हैं या जो लघु पोषक तत्व हैं उनका संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 8। 8 को याद करने का तरीका क्या है, फनी बेमन क्यों जन्मों का, से आयरन हमको याद हो जाएगा, हम लोगों को उसके साथ निकल याद हो जाएगा, बोरोन से बेमन से बोरोन, मैग्नीज, कॉपर याद हो जाएगा हमको, जन्मों में Zn और मोलिब्डेनम, और उसके बाद लास्ट क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरीन या क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमको तत्व याद हो जाएंगे।
हम लोगों को ये बात मालूम हो गई कि गुरु पोषक तत्व जो होते हैं वो 10 मिलीमोल किलोग्राम इनवर्स से ज्यादा मात्रा में ही पौधे के लिए होते हैं और ज्यादा मात्रा में ही पौधों को चाहिए। लघु पोषक तत्व जो होते हैं 10 मिलीमोल किलोग्राम इनवर्स से बहुत कम मात्रा में होते हैं और कम मात्रा में ही पौधों को चाहिए। अगर गुरु पोषक तत्व की सांद्रता लगातार बढ़ती जा रही है तो पौधों के लिए विषाक्तता कम होगी, होगी तो सही लेकिन बहुत बहुत कम होगी, जिससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, लघु पोषक तत्व की बात कर रहे हैं हम, तो लघु पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो मात्रा क्या होगी, वो मात्रा जो है वो अगर कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, सांद्रता बढ़ती जाती है तो उनके लिए वो विषाक्तता उत्पन्न करेगी, जिससे पौधों की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट बिल्डिंग का एक नॉर्मल तरीका था। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ-कहाँ काम आएगा? ये अगर कोर्स चेंज होता है जो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसमें तो ये इंसर्ट हमारा टॉपिक आ ही जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो हमारे परहेज की जो संरचना है, क्लोरोफिल ए की संरचना क्या होती है, क्लोरोफिल बी की संरचना क्या होती है, एंजाइम संक्रियता में कौन-कौन से तत्व काम आते हैं, ठीक है, उन तत्वों की लिस्ट क्या होती है, कौन सी अवस्था में होते हैं, ठीक है। अगली बात हम जब बात करते हैं कि एंजाइम सक्रियता की बात होगी तो उसमें क्या क्या रोल है इनका, किस तरह से ये काम करते हैं। जैसे अगर पर्टिकुलरली अगर हम काम देखा जाए तो जनरली जो गुरु पोषक तत्व हैं, जितने भी गुरु पोषक तत्वों की हम बात कर रहे हैं, है ना? ये जो गुरु पोषक तत्व हैं, ये क्या करते हैं, जो जीव द्रविक प्रक्रिया होती है, जीव द्रव्य में जितने भी खास कार्य काम होते हैं, जीव द्रव्य सक्रियता, क्रेब्स साइकिल जो हम जानते हैं, ईटीएस हम जानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होती है, क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक के अंदर होती है। जितनी प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज होती हैं, उन प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी के लिए गुरु पोषक तत्व जिम्मेदार है। जितनी भी प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी होती है उनमें गुरु पोषक तत्व जिम्मेदार है। ऐसे ही लघु पोषक तत्व ध्यान रखना कि जो सक्रिय कारक जो हमारा सहकारक होता है एंजाइम में, कोफैक्टर बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। जो सहकारक जो होता है, कोफैक्टर जो होता है, जो एंजाइम में होते हैं वो कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं ज्यादातर लघु पोषक तत्व, ठीक है। तो ये मेन फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं और ध्यान रखते हैं तो जो हमारा जो मेन लक्ष्य है, जो हमने हमारे थंबनेल में भी दिया है, क्या कि हमारे जो कंसेप्ट बिल्डर बैच जो है, आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो नीट या 11th नीट में आते हैं वो तो तैयार होंगे सही, साथ ही साथ अगर कोई छोटा क्वेश्चन है ना, जिसमें लघुतरात्मक क्वेश्चन यहाँ से आए तो वो भी अटेंड कर सकते हैं आप। जैसे कोई आपके आ जाए अति लघुतरात्मक तो वो भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं और एमसीक्यू तो तैयार होते ही रहते हैं इससे। तो ये एक अच्छा टॉपिक था जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। कल हम जब मिलेंगे तो कोई न्यू क्लास के साथ मिलेंगे। इसको अच्छी तरह से याद रखना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। कंसेप्ट बिल्डर जो बैच है वो आपके पूरे कोर्स के बहुत सारे बायोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर कर देगा और ये क्लास जो होगी वो यूनिक क्लास होगी। तो इसको ज़रूर जुड़ें और आप यूट्यूब जो चैनल है उसमें मेरे साथ सब्सक्राइब कर लें और जुड़ कर रहें, तो बहुत बेहतर रहेगा।